हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज देखते हैं 7 जुलाई 2019 के हुए सीटेट के पेपर को। इसमें सीटेट के सीटीपी पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे पहला ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तीसरा है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। चौथा है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं तथा जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। पियाजे ने बालकों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा कहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक है। तो कहाँ से कहाँ तक होता है? वह होता है आपके अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक। ठीक है, क्योंकि बालक का सबसे पहले क्या होता है? स्थूल विकास होता है, फिर उसके बाद सूक्ष्म विकास होता है। यानी कि स्थूल विकास का मतलब कि उसके शरीर के जो बड़े भाग हैं, चाहे उसका हाथ पैर हो, यह कार्य पहले करता है। यानी कि वह सबसे पहले चलना फिरना दौड़ना और बड़ी चीज़ों को पकड़ता है। फिर उसके बाद उसके जो फाइन मोटर होते हैं यानी कि सूक्ष्म भाग होते हैं, जिससे हाथ की उंगलियां, जैसे वो कलम को उठाना, कलम को पकड़ना, ड्राइंग करना सीखता है। तो चालक की विकास कैसे होती है? वह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि या बाल्यावस्था की समाप्ति। तो उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहती हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल भी माना जाता है। स्टेनले हॉल ने कहा है कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है। न तो उसे बालक ही समझा जाता है और न ही उसे प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंच को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास, नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? चूँकि बच्चा क्या कर रहा है कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो वह किस में आएगा? वह कोलबर्ग के दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? दंड तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। वे नियमों तथा उनको तोड़ने से होने वाले दुष्परिणामों को समझते हैं। किसी कार्य के करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांता वार्ता या फिर समस्यात्मक वार्ता? उसे लेव वाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इसी को निज वार्ता भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, या फिर इंग्लिश में इसी को प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा खुद से ही बातें करके खुद को निर्देशित करता है, खुद को गाइड करता है। यह उसको सीखने में एक प्रकार से मदद करता है, ऐसा लेव वाइगोस्की ने कहा है। किंतु अगर यहीं पर लिखा रहता है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें पियाजे क्या कहते हैं, तो पियाजे की बात करता है, तब आपका अहम केंद्रित वार्ता हो जाता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो जब भी किसी चीज़ को लड़कों से जोड़कर देखा जाए या फिर लड़कियों से जोड़कर देखा जाए कि नहीं, अगर गुलाबी कलर है तो यह लड़कियों को पसंद होता है और नीला कलर है तो यह लड़कों को पसंद होता है, तो वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता की बात होती है। ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइप की बात होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए या उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए? तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके नेगेटिव हैं। ठीक है ना, तो टीचर को उसका क्या रिजेक्ट करना चाहिए और ना ही उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और ना ही उसे इग्नोर करना चाहिए, बल्कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। जी नहीं, टीचर को कंपैरिजन नहीं करना। जहाँ पर तुलना की बात है यह नेगेटिव आंसर होगा, तो यह तो नहीं होगा। वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। जी नहीं, पर्टिकुलर किसी एक संस्कृति या समुदाय को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। जी नहीं, इग्नोर नहीं करना है बल्कि उस पर ध्यान देना है, उसे रिस्पेक्ट करना है, उसे इंपॉर्टेंस देना है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। यही आपका सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण शिक्षा या मुख्य धारा शिक्षण? तो यह समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बात करता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी संस्कृति का हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। यह समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिक्त स्थान, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यह कौन करता है? यह समावेशी शिक्षा करता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। RT 2009 इसकी बात करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली, तो जब भी बच्चा प्रतिभाशाली रहेगा तो वो क्या करेगा? शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखेगा। ठीक है। अधिकम अशक्तता, अगर बच्चे में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वह क्या करेगा? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगा उसको। अगर बच्चा सृजनशील है, सृजनात्मक है, तो क्या करेगा? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिकरण, तो वह क्या होगा? बच्चा अगर अति सक्रिय है तो आसानी से विचलित हो जाएगा। यानी कि पहले का कौन सा है? डी है। तो देखते हैं पहले का डी किस में? तीनों में है। फिर दूसरे का क्या है? ए। दूसरे का ए किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? 2। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। के प्रभावी रूप से सीखते हैं जब पहला, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। जी, बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है बल्कि उन्हें फ्रीडम देना है, उन्हें स्वतंत्रता देना है ताकि वह सक्रिय रूप से सीख सके, ज्ञान का निर्माण कर सके। दूसरा है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। जी नहीं, केवल याद नहीं कराना है बल्कि उन्हें करके सिखाना है। वे स्वयंपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। जी नहीं। चौथा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यही आपका सही जवाब है। जहाँ पर भी बच्चा एक्टिव होगा वही सबसे सकारात्मक आंसर होगा किसी भी प्रश्न का। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही बात है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। जी नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, नेगेटिव है। पूछने की अनुमति देना चाहिए, तभी बच्चे का विकास होगा। पूछने से रोकना नहीं चाहिए बल्कि पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण,
गलत बात है। बच्चों को केवल और केवल क्या करना है, रोट मेमोराइजेशन पे बल नहीं देना है कि हाँ बस रटते रहो, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास ये सार्थक माना जा सकता है कि अगर आपने बच्चों को कुछ भी बहुत ही अच्छे से समझाया है और फिर उसका अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं कि बच्चा उसे फिर से समझने की कोशिश कर रहा है। निर्देशन एवं संचालन ये भी सही है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया ये भी सही है। तो हमें नेगेटिव आंसर खोजना था, तो यही हमारा सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सही बात है। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। गलत है। उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। जी नहीं। किसी भी प्रारूप से में प्रभावित नहीं होते हैं। ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब बच्चा क्या होता है, सीखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड, उत्सुक और प्रेरित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बचे हुए CDP के 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।